नेक्स्ट चीज जो फॉर्म्स में हम पढ़ने वाले हैं इनका नाम है ड्रॉप डाउन्स। ड्रॉप डाउन्स हमने बहुत सारे देखे होंगे फॉर्म्स में, और HTML के अंदर ड्रॉप डाउन्स को हम सिलेक्ट की फॉर्म में क्रिएट करते हैं। अगर मैं सिलेक्ट MDN सर्च करूं तो इस तरीके का हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी होंगी। कभी कभार फॉर्म्स आते हैं जिसमें मान लेते कभी हमें हमारी स्टेट्स की इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ती है, अपनी सिटी सिलेक्ट करनी पड़ती है, तो यूजुअली इसी तरीके का फॉर्म एलिमेंट हमें दिखाई देता है। तो इन्हें हम ड्रॉप डाउन्स कहते हैं, एंड ड्रॉप डाउन्स को फॉर्म्स के अंदर हम क्रिएट करते हैं यूजिंग आवर सिलेक्ट एलिमेंट। कैसे क्रिएट किया जाता है? मैं एक सिलेक्ट नाम के टैग से एक सिलेक्ट एलिमेंट को क्रिएट करती हूँ। अब सिलेक्ट टैग के अंदर मैं अपना नेम डिफाइन कर सकती हूँ कि जो भी इंफॉर्मेशन ड्रॉप डाउन के अंदर सिलेक्ट होगा, जो भी ऑप्शन, वो किस नाम से सबमिट के बाद URL के अंदर जाएगा। तो वो नेम हम डाल देंगे, वो ID हम डाल देंगे, एंड उसके बाद डिफरेंट ऑप्शंस को हम डिफाइन करते हैं। तो मेरे ड्रॉप डाउन के अंदर जितने भी ऑप्शंस होते हैं उससे हर एक इंडिविजुअल के लिए मुझे एक ऑप्शन टैग को लिखना पड़ता है। जैसे अगर मैं एक ड्रॉप डाउन क्रिएट करना चाहूँ जिसमें मैं प्रोफेशन पूछ रही हूँ, उसके अंदर मुझे 2 ऑप्शंस देने हैं अपने ड्रॉप डाउन के अंदर। एक ऑप्शन है कि आई एम अ स्टूडेंट, एक ऑप्शन है कि आई एम अ डेवलपर। तो उसके लिए मुझे 2 ऑप्शंस को क्रिएट करना पड़ेगा। ऑप्शंस को क्रिएट करने के लिए मैं ऑप्शन टैग का यूज़ करूंगी, एंड ऑप्शन टैग के अंदर जो भी हम वैल्यू डिफाइन करेंगे वो सेम वैल्यू पास होने वाली है बैकएंड के अंदर। एक बार क्या करने वाले, इस सेम कोड को लिखकर एक बार रन करते हैं, एंड उसके बाद इसे हम एनालाइज करते हैं। तो HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जाकर मैं एक और डिव क्रिएट कर लेती हूँ जहाँ पर मैं लिखूँगी चूज़ योर प्रोफेशन। अब मैं सिलेक्ट से एक ड्रॉप डाउन क्रिएट करने वाली हूँ। इस ड्रॉप डाउन का जो नेम होगा, नेम एट्रीब्यूट होने वाला है प्रोफेशन, एंड इसकी ID भी होने वाली है प्रोफेशन की इक्वल। इसके अंदर डिफरेंट जो ऑप्शंस आएंगे, या इनफैक्ट ऑप्शंस के बिना अगर अभी इसको एनालाइज करें, मैं रिफ्रेश करने वाली हूँ, ये हो गया चूज़ योर प्रोफेशन, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये सेम टेक्स्ट, और मैंने सिर्फ एक ड्रॉप डाउन क्रिएट किया है। तो अभी इस पर क्लिक करने से कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा, पर मुझे एक एरो दिखाई दे रही है जो नीचे की तरफ हो रही है। यूजुअली यही ड्रॉप डाउन्स का सिंबल होता है। अब मैं इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस को क्रिएट करने वाली हूँ। पहला ऑप्शन हम बना लेते हैं जिसके अंदर वैल्यू जाएगी एज माई स्टूडेंट। तो ये हो गया स्टूडेंट का ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन जो हम रख सकते हैं ये हो जाएगा मेरा डेवलपर का ऑप्शन। तो यहाँ पर मैं सिंपली डेव लिख सकती हूँ। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। अब यहाँ पर जाकर मैं दूसरे ऑप्शंस को, मल्टीपल ऑप्शंस को ड्रॉप डाउन की हेल्प से सिलेक्ट कर सकती हूँ। और जैसे ही मैंने डेवलपर सिलेक्ट किया और मैंने सबमिट किया, मेरे URL में क्या आ गया, URL में इन्फॉर्मेशन में आ गया प्रोफेशन इज इक्वल टू डेव। और जैसे ही यहाँ पर मैं स्टूडेंट को सबमिट कर लेती और सबमिट करती, तो यहाँ पर मेरे प्रोफेशन में आ जाता स्टू। तो जो इन्फॉर्मेशन पास होती है वो ये टेक्स्ट पास नहीं हो रहा होता। URL के अंदर सबमिट करने के बाद डेटा में जो इन्फॉर्मेशन यानी जो वैल्यू पास होती है वो ये डेवलपर नहीं होता, बल्कि वो ये वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर जो मैंने टेक्स्ट लिखा होता है ये वाली इन्फॉर्मेशन पास होती है अगर मैं डेवलपर को सिलेक्ट करती हूँ तो इस तरीके से हम ड्रॉप डाउन्स को क्रिएट करते हैं HTML के अंदर। कुछ केसेस में हम एक खाली ऑप्शन भी क्रिएट कर लेते हैं। मतलब यहाँ पर एक ऑप्शन अगर मैं लिख दूँ जिसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ सिलेक्ट योर ऑप्शन। इसको कर लेते हैं सेव एंड बैक जाके रिफ्रेश। तो कुछ इस तरीके से सिलेक्ट योर ऑप्शन आएगा जिसमें मेरे पास 2 ऑप्शंस होंगे, स्टूडेंट एंड डेवलपर। एंड ये सिलेक्ट योर ऑप्शन यूजुअली मेरे पास जो डिफॉल्ट होता है वो पहले से आता है। अब अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास स्टूडेंट पहले से ही सिलेक्टेड आए, तो मैं क्या कर सकती हूँ, ऑप्शन के अंदर पहले से सिलेक्टेड लिख सकती हूँ। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो स्टूडेंट पहले से सिलेक्टेड आएगा, उसके बाद डेवलपर को मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ। पर अगर मैं चाहती हूँ कि मान लेते हैं डेवलपर पहले से सिलेक्टेड आए, तो यहाँ मैं डेव के अंदर सिलेक्टेड लिख सकती हूँ और डेवलपर ऑलरेडी प्री सिलेक्टेड आएगा। तो जब भी ऑप्शंस को प्री सिलेक्ट कराना हो हम सिलेक्टेड एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। एंड इस तरीके से हम ड्रॉप डाउन्स को यूज़ कर रहे होंगे HTML फॉर्म्स के अंदर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इनपुट एलिमेंट के एक और स्पेशल टाइप के बारे में, जो है मेरे पास रेंज इनपुट। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास स्पेसिफिक ऑप्शंस नहीं होते सिलेक्ट करने के। मतलब जैसे एप्पल, मैंगो, बनाना, ये स्पेसिफिक ऑप्शंस हो गए जिनको बटन की हेल्प से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। पर कभी कभी हमें रेंज की टर्म्स में वैल्यू सिलेक्ट करनी होती है। जैसे 0 से लेके 100 के बीच का कोई नंबर सिलेक्ट करना है, या फिर 1000 से लेके 2000 के बीच का कोई नंबर सिलेक्ट करना है। तो इतनी बड़ी रेंज के लिए हम डिफरेंट बटन स्क्रीन पर डिस्प्ले कराएं और फिर बोले इनमें से एक बटन को आपको क्लिक करना है, तो वो बहुत ही ज्यादा टीडियस एंड बहुत ही ज्यादा अनफ्रेंडली प्रोसेस हो जाएगा किसी भी यूजर के लिए एंड प्रोग्रामर के लिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं रेंज इनपुट एलिमेंट का। अगर मैं रेंज इनपुट एलिमेंट को दिखाऊं किस तरीके का होता है,
तो मैं सर्च कर सकती हूँ रेंज इनपुट एमडीएन, एंड यहाँ पर इस तरीके के जो इनपुट एलिमेंट्स होते हैं जिसमें कोई ना कोई रेंज में मैं कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर सकती हूँ, ये भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, ये भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, ये भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, इनको हम कहते हैं रेंज इनपुट एलिमेंट। अब इन एलिमेंट्स को क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इनपुट एलिमेंट क्रिएट करेंगे जिसका हम टाइप देंगे एज रेंज, और इसे हम कोई भी नेम दे सकते हैं जिस भी नेम के अंदर हमारी जो वैल्यू है वो पास हो जाए। एंड जो रेंज हम डिफाइन करते हैं, मतलब किस लेवल से किस लेवल तक आप वैल्यूज को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो उसमें हम दो एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं, मिनिमम टू मैक्सिमम। यानी मिनिमम क्या वैल्यू होगी, मतलब जब भी मैं अपने कर्सर को बिल्कुल इस सेटिंग पर लेकर जाऊं तो कौन सी वैल्यू पास होनी चाहिए यूआरएल के अंदर, एंड जब मैं पूरी की पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लूं तो मैक्सिमम वैल्यू क्या पास होनी चाहिए, उसको डिफाइन करने के लिए हम मिन एंड मैक्स एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। जैसे इसके लिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं क्या करने वाली हूँ, HTML फॉर्म के अंदर एक इनपुट एलिमेंट बनाने वाले हैं हम अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, जिसका हम टाइप देंगे एज रेंज। रेंज जैसे ही मैंने टाइप दिया तो यहाँ पर मैं साथ में लिख सकती हूँ सिलेक्ट वॉल्यूम लेवल। इसको मैं लेवल बना लेती हूँ इस इनपुट एलिमेंट के लिए, इसको हम ID दे देते हैं वॉल्यूम VOL, एंड इसको लिख देते हैं फॉर VOL। लेबल में लिख देते हैं सिलेक्ट योर वॉल्यूम लेवल। तो इसको एक बार करते हैं सेव एंड रिफ्रेश, तो यहाँ पर सिलेक्ट योर वॉल्यूम लेवल लिखा हुआ आ गया, एंड यहाँ से मैं अपने वॉल्यूम के लेवल को सिलेक्ट कर सकती हूँ और इस वैल्यू को कर सकती हूँ सबमिट। तो अभी तो सबमिट करने पर कुछ आया नहीं, बट जैसे ही मैं रेंज डिफाइन कर दूंगी, मतलब मैं मिनिमम वैल्यू मान लेते हैं, मिनिमम वॉल्यूम हो सकती है 0 एंड मैक्सिमम वॉल्यूम जो मेरे पास है वो हो सकती है 100। अब अगर इसे सेव करके मैं रिफ्रेश करूं एंड 0 लेवल की मैं वॉल्यूम सबमिट करूं, तो अभी भी मेरे URL के अंदर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने कोई नेम डिफाइन नहीं किया। मैं अपने इनपुट के लिए एक नेम डिफाइन करने वाली हूँ विच इज इक्वल टू माई वॉल्यूम। इसको अब कर लेते हैं सेव एंड नाउ रिफ्रेश। अब अगर मैं 0 लेवल पर जाकर सबमिट करूं तो यहाँ पर मेरे URL के अंदर वॉल्यूम इज इक्वल टू 0 मेरे पास डिस्प्ले होकर आएगा। वहीं पर अगर मैं पूरी रेंज सिलेक्ट कर लूं और इसको सबमिट करूं तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 आएगा। मैं चाहती तो इस रेंज को 10 से लेकर 100 भी कर सकती थी। इस केस में अगर मैं रिफ्रेश करूं और मैं बिल्कुल 0 पर लेकर जाऊं, मतलब मिनिमम पर लेकर जाऊं, तो उस केस में सबमिट किया तो वॉल्यूम 10 ही आएगी, क्योंकि इसकी मिनिमम जो वैल्यू है इस रेंज की वो 10 के इक्वल है। तो इस तरीके से हम रेंज की फॉर्म में डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट होता है विच इज माई स्टेप एट्रीब्यूट। स्टेप एट्रीब्यूट की फॉर्म में अगर मैं रेंज को वापस से 0 से लेकर 100 पर जाऊं, तो स्टेप में अगर मान लेते हैं मैंने 10 किया और अब मैं इसे रिफ्रेश करूं, तो जब भी अब मैं अपने वॉल्यूम के लेवल्स को बढ़ाऊंगी तो हमेशा वो 10 की टर्म्स में बढ़ेगा। पहले 10 की टर्म्स में बढ़कर 10 होगा, फिर 20 होगा, फिर 30 होगा, फिर 40 होगा, इस तरीके से बढ़ेगा। तो अगर मैं सिर्फ एक बार बढ़ाऊं अपने वॉल्यूम के लेवल को और उसको सबमिट करूं तो मेरे पास वॉल्यूम इज इक्वल टू 10 आएगा। यहाँ पर वॉल्यूम इज इक्वल टू 10 आएगा। वहीं पर अगर मैं इसे 2 बार बढ़ाती तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 20 आता। तो वॉल्यूम किस तरीके से बढ़ रही है, कितने स्टेप्स में बढ़ रही है, 10 के स्टेप्स में बढ़ रही है। तो इस तरीके से अगर हम चाहते हैं कि कोई फिक्स्ड वैल्यू की टर्म्स में ही मेरा डेटा बढ़े रेंज के अंदर, तो हम वहां पर स्टेप एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि पहले से बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू सेट होकर आए, तो उसके लिए हम वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं कि मैं चाहती हूँ कि पहले से ही मेरी जो रेंज है वो 70 पर सेट हो, तो यहाँ पर वैल्यू इज इक्वल टू 70 एट्रीब्यूट हो जाएगा। इसको कर लेते हैं रिफ्रेश। तो ये जो वॉल्यूम है वो ऑलरेडी 70 लेवल पर सेट है। इसको मैं बिना चेंज किए अगर सबमिट करूं तो ये आएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 70। और अगर अभी से मुझे चेंज करना है तो मैं इसे बढ़ाकर 100 तक भी लेकर जा सकती हूँ, तो वॉल्यूम 100 के इक्वल हो जाएगी। पर बाय डिफॉल्ट जब भी फॉर्म खुलेगा वो हमेशा 70 रहेगी। तो अगर हम चाहते हैं कि कोई मिनिमल लेवल ऑफ वॉल्यूम मुझे सेट करके ही रखना है अपने फॉर्म के अंदर, या किसी भी और रेंज में कोई इनिशियल वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू होनी चाहिए, तो उसको हम वैल्यू एट्रीब्यूट की हेल्प से सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से रेंज एक और इनपुट एलिमेंट है जिसको हम फॉर्म्स के अंदर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट एलिमेंट जिसको हम पढ़ रहे होंगे ये है मेरा टेक्स्ट एरिया एलिमेंट। यानी मैं एक टेक्स्ट एरिया को क्रिएट कर सकती हूँ अपने फॉर्म के अंदर। इनका काम होता है बेसिकली टेक्स्ट को इनपुट लेना। यूजुअली किसी भी फॉर्म के अंदर अगर कोई फीडबैक लिया जाता है या फिर आपके कमेंट्स लिए जाते हैं या फिर बहुत सारा अगर मुझे कोई पैराग्राफ लिखवाना है या बहुत बड़ा सा पैसेज लिखवाना है तो उसके लिए मैं एक टेक्स्ट एरिया एलिमेंट को यूज कर रही हूँ। टेक्स्ट एरिया एलिमेंट को क्रिएट करने के लिए हम एक टेक्स्ट एरिया टैग को यूज करते हैं जिसको हम एक आईडी दे देते हैं एंड इसी के साथ अटैच करते हुए हम इसका लेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। टेक्स्ट एरिया दिखता कैसा है उसके लिए हम एक बार क्रिएट कर लेते हैं इसे। यहाँ पर एक लाइन का हम गैप दे देते हैं। मैं क्रिएट करने वाली हूँ एक टेक्स्ट एरिया। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो इस तरीके का ये जो टेक्स्ट के लिए जो बहुत सारी स्पेस बनी है इसी को हम टेक्स्ट एरिया कहते हैं। तो बहुत सारा टेक्स्ट है, बहुत सारी मल्टीपल लाइंस है जिसको हम बार बार ऐड करके यहाँ पर और टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। अब इसी टेक्स्ट एरिया के अंदर मैं एक लेबल भी ऐड कर सकती हूँ। मान लेते हैं यहाँ पर मैंने लेबल ऐड किया। टेक्स्ट एरिया को हम आईडी दे देते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मुझे फीडबैक लेना है यूजर का, तो लेबल फॉर फीडबैक, प्लीज गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक। इस तरीके से हम एक लाइन लिख सकते हैं। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो प्लीज गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड यहाँ पर इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। इस तरीके से हम कुछ टाइप करके सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करेंगे, वो यूआरएल के अंदर नहीं जा रहा, इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि अभी तक मैंने नेम एट्रीब्यूट नहीं दिया। जैसे ही मैं टेक्स्ट एरिया को नेम एट्रीब्यूट दे दूंगी विच इज माई फीडबैक। इसको कर लेते हैं सेव एंड दोबारा से रिफ्रेश। इट वॉज गुड अगर मैंने लिखा और अब मैं सबमिट करती हूँ तो ये फीडबैक में सारा का सारा टेक्स्ट चला जाएगा। किस फॉर्मेट में जाता है वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इट वॉज गुड तीनों जो वर्ड्स हैं और ये %21 बेसिकली एक्सक्लेमेशन को इसने परसीव किया उस तरीके से फॉर्म चेंज करके। पर जो भी मैंने लिखा था उस टेक्स्ट एरिया के अंदर वो सारी की सारी चीज़ें मेरे फॉर्म के डेटा के अंदर सबमिट हो रही हैं। अब ये जो साइज होता है टेक्स्ट एरिया का ये बाय डिफॉल्ट 2 रोज एंड 10 कॉलम्स के बराबर होता है, पर इसको हम चेंज भी कर सकते हैं रो एंड कॉलम एट्रीब्यूट की हेल्प से। मान लेते हैं मुझे 5 रोज के बराबर अगर टेक्स्ट एरिया चाहिए तो मैं लिखूंगी रोज इज इक्वल टू 5। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो अभी टेक्स्ट एरिया मेरे पास बड़ा होकर आ गया है। उसी तरीके से अगर मुझे कॉलम्स बहुत सारे चाहिए तो मैं लिखूंगी कॉलम्स कॉल्स इज इक्वल टू मान लेते हैं 100 के बराबर अगर मुझे चाहिए। इसको करते हैं रिफ्रेश तो ये और बड़ा एंड और लंबा हो गया। इससे बड़ा अगर मुझे साइज चाहिए होता है तो उसके लिए मुझे रोज एंड कॉलम्स नाम के एट्रीब्यूट यूज करने पड़ते हैं रीसाइज करने के लिए। अभी के लिए हम रीसाइज नहीं करने वाले, अभी के लिए क्या करेंगे इसको इतना ही रखेंगे। एंड मैं चाहूँ तो इसके अंदर प्लेस होल्डर भी ऐड कर सकती हूँ। जैसे मैं लिख सकती हूँ प्लेस होल्डर राइट योर फीडबैक हियर। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो राइट योर फीडबैक हियर एंड यहाँ पर दिस इज माई फीडबैक। तो इस तरीके से प्लेस होल्डर भी आ जाएगा एंड ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे फॉर्म के अंदर सबमिट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ दिस टेक्स्ट एरिया एलिमेंट। नेक्स्ट हम सॉल्व करने वाले हैं अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा है रिक्रिएट द फॉलोइंग फॉर्म विद सूटेबल एलिमेंट्स एंड इनपुट टैग्स। अभी तक हमने बहुत सारे इनपुट टाइप्स पढ़ लिए हैं, बहुत सारे फॉर्म के एलिमेंट्स पढ़ लिए हैं, तो काफी सारी इन्फॉर्मेशन अभी हमारे पास है एंड ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी प्रैक्टिस क्वेश्चन है। एक बार अपने फॉर्म को देखते हैं। यहाँ पर कुछ रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऊपर लिखा हुआ है। इसको सिंपली H1 H2 H3 किसी भी फॉर्म में हम ऊपर रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिख सकते हैं। एनालाइज करते हैं कौन कौन से इनपुट टाइप्स हमें दिए हुए हैं। ये जो है फर्स्ट नेम कुछ दिया हुआ है, ये एक सिंपल टेक्स्ट इनपुट है। यहाँ पर ये लास्ट नेम भी एक सिंपल टेक्स्ट इनपुट है, दोनों सेम लाइन के ऊपर है। ये मुझे पता है, ये मुझे एक ड्रॉप डाउन दिया हुआ है। कैसे पता ड्रॉप डाउन दिया हुआ है? क्योंकि यहाँ पर एक एरो सी मुझे दिखाई दे रही है और अभी हमने ड्रॉप डाउन्स के अंदर ड्रॉप डाउन कैसे क्रिएट करते हैं HTML में सिलेक्ट टैग की हेल्प से करते हैं। सिलेक्ट टैग और उसके अंदर हम डिफरेंट ऑप्शंस देते हैं। अब यहाँ पर प्लीज सिलेक्ट जेंडर लिखा हुआ है, तो एक ऑप्शन तो मेल है, तो अज्यूम कर लेते हैं एक ऑप्शन मेल हो जाएगा, एक ऑप्शन फीमेल हो जाएगा, एक ऑप्शन हम अदर्स दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम ड्रॉप डाउन के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे क्या है? नेक्स्ट लाइन पे डू यू अग्री टू ऑल टर्म्स ऑफ सर्विस, और यहाँ पर मुझे एक चेक बॉक्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर मुझे पता है थर्ड लाइन में मुझे एक चेक बॉक्स को क्रिएट करना है एंड लास्ट में मेरे पास एक रजिस्टर नाम का बटन है। तो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स को हम यूज कर रहे होंगे। एक है टेक्स्ट इनपुट, एक है मेरा ड्रॉप डाउन, एक है मेरा चेक बॉक्स, एक है मेरा बटन। तो एक एक करके इन सबको हम क्रिएट करने वाले हैं। सबसे ऊपर तो हेडिंग लिख देते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो अपने classroom.html फाइल के अंदर
हमने पहले जितना भी फॉर्म लिखा हुआ है उसको एक बार मैं करने वाली हूँ डिलीट। सबसे पहले तो एक H3 हेडिंग में बनाने वाली हूँ, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम लिखेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। कर लेते हैं सेव, रिफ्रेश, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऊपर आ गया। अब हम एक्चुअली एक फॉर्म को जाकर क्रिएट करेंगे। इसको क्रिएट कर लेते हैं फॉर्म। इसमें एक्शन डिफाइन कर लेते हैं, एक्शन इज इक्वल टू स्लैश एक्शन। सबसे पहली चीज जो हम क्रिएट करने वाले हैं वो है 2 इनपुट एलिमेंट्स जो टेक्स्ट टाइप के होंगे, क्योंकि मुझे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को इनपुट लेना है। तो एक इनपुट, इनफैक्ट एक डिव के अंदर इनको मैं ऐड कर देती हूँ। पहले बना लेती हूँ इनपुट टाइप इक्वल्स टेक्स्ट। इसके अंदर प्लेस होल्डर भी मुझे दिखाया हुआ है, तो प्लेस होल्डर के अंदर मैं फर्स्ट नेम ऐड कर देती हूँ। इसको कर लेते हैं सेव, रिफ्रेश किया तो ये फर्स्ट नेम मेरे पास आ गया। एंड क्योंकि हमने पहली बात कर ली है कि हर एक इनपुट एलिमेंट के साथ हमेशा उसका नेम एट्रीब्यूट जरूर होना चाहिए, तो नेम में मैं इसको एफ नेम दे देती हूँ, विच इज बेसिकली फर्स्ट नेम। इसी सेम तरीके से एक और इनपुट क्रिएट कर लेते हैं, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, प्लेस होल्डर में अब आ जाएगा लास्ट नेम और इसको एल नेम दे देते हैं। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश, तो ये फर्स्ट नेम आ गया, ये लास्ट नेम आ गया। तो फर्स्ट लाइन को हमने कर लिया है क्रिएट। नेक्स्ट डिव के अंदर क्या करेंगे, नेक्स्ट डिव के अंदर तो ड्रॉप डाउन के लिए पहले तो सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट, इसको नेम हम दे देते हैं जेंडर, इसको आईडी भी दे देते हैं हम जेंडर। एंड ये सिलेक्ट के अंदर हम ऑप्शंस देने वाले हैं। ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन हो गया, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर मेल आ गया, सेकंड ऑप्शन के अंदर हम इसे फीमेल कर देते हैं, थर्ड ऑप्शन के अंदर इसको हम अदर्स कर देते हैं। और साथ के साथ जैसे ही ऑप्शंस है, बट ऑप्शन से जब भी डेटा सबमिट करेंगे तो वैल्यू पता नहीं चलेगी, इसीलिए अलग से मुझे एक वैल्यू एट्रीब्यूट डिफाइन करना पड़ेगा, जिसमें मैं m लिखने वाली हूँ, इसमें मैं वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर f लिखने वाली हूँ, इसमें मैं वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर, क्योंकि वैल्यू एट्रीब्यूट छोटा भी हो सकता है, o लिखने वाली हूँ। अब साथ के साथ मुझे कुछ टेक्स्ट लिखना है इस ड्रॉप डाउन के साथ, तो उसके लिए एक लेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो सिलेक्ट के लिए मैं एक लेबल क्रिएट कर रही हूँ, फॉर विच आईडी, फॉर माई जेंडर आईडी, तो यहाँ पर जेंडर लिख देते हैं। टेक्स्ट के अंदर क्या लिखा है, लेबल के अंदर, लेबल के अंदर लिखा है प्लीज सिलेक्ट जेंडर। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश, तो ये प्लीज सेलेक्ट जेंडर मेरे पास आ गया। ड्रॉप डाउन में मेल आ गया, फीमेल भी चूज कर सकते हैं, अदर्स भी चूज कर सकते हैं। इस तरीके से मल्टीपल ऑप्शंस मेरे पास आ गए। अब देखते हैं अपनी थर्ड लाइन को। थर्ड लाइन में मुझे क्रिएट करना है एक चेकबॉक्स, तो दोबारा से एक डिव के अंदर इस इंफॉर्मेशन को डाल देते हैं। तो चेकबॉक्स बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं अपना क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, डू यू अग्री टू ऑल टर्म्स ऑफ सर्विस। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद एक इनपुट एलिमेंट हम क्रिएट करेंगे जिसके टाइप पे हम लिखने वाले हैं चेकबॉक्स। इसको एक आईडी दे देते हैं, आईडी इज इक्वल टू टर्म्स ऑफ सर्विस अंडरस्कोर अग्री करके कुछ आईडी हम इसको दे देते हैं। एंड यही सेम चीज इसके नेम में हम दे देते हैं। तो ये मेरा एक चेकबॉक्स क्रिएट हो गया। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश, तो यहाँ एक चेकबॉक्स आ गया। इसके साथ लेबल भी दे देते हैं, येस आई अग्री करके, तो लेबल दे देते हैं, लेबल फॉर माई टर्म्स ऑफ सर्विस अंडरस्कोर अग्री, और लेबल के अंदर लिख देते हैं येस आई अग्री। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश, तो जैसे ही मैं येस आई अग्री पर क्लिक करूंगी वैसे ये चेक हो जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो अनचेक हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने फॉर्म की थर्ड लाइन में हमने कंप्लीट कर लिया है। एंड फोर्थ में लास्ट में क्या बचा है, एक सबमिट बटन। एक बटन क्रिएट कर लेते हैं एंड बटन के अंदर सबमिट की जगह मेरे पास है रजिस्टर, पर काम इसका वही होगा कि काम ये सबमिट ही करेगा, सबमिट कर देगा इस स्लैश एक्शन को, सारा का सारा फॉर्म का डेटा। यहाँ पर मुझे रजिस्टर लिखना है। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश, तो नोटिस करेंगे तो पूरा का पूरा डिट्टो वैसे का वैसा फॉर्म हमारे पास तैयार हो गया जैसी हमें इमेज दी थी। यहाँ पर मैं अपना फर्स्ट नेम लिख सकती हूँ, जॉन डो, इस तरीके से कोई भी रैंडम नेम, फीमेल, यस आई अग्री एंड रजिस्टर। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने दी थी वो पास हो जाएगी। एफ नेम इज इक्वल टू जॉन, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू जॉन हो गया, लास्ट नेम इज इक्वल टू डो हो गया। जेंडर के अंदर मैंने फीमेल सेलेक्ट किया है तो एफ दिखाई दे रहा है। टर्म्स ऑफ सर्विस में मैंने चेक किया था तो ये ऑन दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से मैं एक फॉर्म बना सकती हूँ, उसका जो जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन होगी, अभी के लिए गेट रिक्वेस्ट जाती है तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मेरे URL के अंदर डिस्प्ले होती है। तो हमें जितने भी फॉर्म्स बनाने हैं वो इसी मैनर में बनाने हैं। तो अभी तक फॉर्म्स के अंदर हमने बहुत सारे एलिमेंट्स को पढ़ा है एंड सारी की सारी चीजें जो फॉर्म्स के अंदर HTML के अंदर इंपॉर्टेंट होती है उनको एक तरीके से अभी तक हम कवर कर
कर चुके हैं। इन्हीं चीज़ों को हमें और प्रैक्टिस करना है, इन्हीं पर बेस्ड हमें और असाइनमेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, एंड इन्हीं को टाइम के साथ हम जितना भी यूज़ करेंगे उतना ही हमें याद होती रहेंगी।